नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं भारत की कहानी को समझने के लिए। ये एक ऐसी जगह है जो जितनी पुरानी है उतनी ही नई भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर से शुरू करते हैं। 1.4 अरब। जी हां, 2023 के आंकड़ों के हिसाब से भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जरा सोचिए, लगभग 1.5 अरब लोग। ये नंबर ही अपने आप में भारत की विशालता को बयां कर देता है। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है। जमीन के लिहाज से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी और एक बहुत बड़ा देश। तो इतनी बड़ी जमीन और इतने सारे लोगों को समझने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? चलिए, सबसे पहले इसकी बुनियाद, इसके नाम से ही शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भारत के दो नाम क्यों हैं, इंडिया और भारत। देखिए, इंडिया नाम आया है सिंधु नदी से, जिसे अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। और जो नाम भारत है वो जुड़ा है प्राचीन सम्राट भरत से, जिनका जिक्र हमारे महाकाव्यों में मिलता है। तो देखा जाए तो एक नाम इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा है और दूसरा इसकी हिस्ट्री और माइथोलॉजी से। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। भारत के हजारों साल पुराने इतिहास की एक छोटी सी झलक देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों और घटनाओं ने इस सब कॉन्टिनेंट को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। ये सफर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर आता है वैदिक काल। इसके बाद मौर्य साम्राज्य ने इस सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को एक किया। फिर आया गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल, जिन्होंने कला और वास्तुकला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। और आखिर में 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी। हर दौर ने भारत की कहानी में अपना एक पन्ना जोड़ा है। इस लंबे इतिहास में एक दौर ऐसा था जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। वो था गुप्त साम्राज्य का समय। ये वही दौर था जब महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और विज्ञान, कला, फिलॉसफी सब कुछ अपने चरम पर था। कह सकते हैं कि ये क्लासिकल इंडियन सिविलाइजेशन का पीक था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के भारत पर, यहाँ के लोगों पर। और जब भारत की बात होती है तो एक शब्द सबसे पहले जहन में आता है, डायवर्सिटी, यानी विविधता। ये संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक ऐसा गुलदस्ता है जैसा शायद ही कहीं और देखने को मिले। धर्म की बात करें तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है। पर क्या आप जानते हैं कि यहीं पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी है? और इनके अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन कई समुदाय यहाँ एक साथ रहते हैं। यही तो इसकी खासियत है। और भाषाओं का तो क्या ही कहना, यहाँ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं। सोचिए जरा, अब इतनी सारी भाषाओं को मैनेज करना भी तो एक चुनौती है ना? इसीलिए संविधान में 22 भाषाओं को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। ये दिखाता है कि देश कैसे अलग-अलग हिस्सों को साथ लेके चलता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। पश्चिम बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। हर भाषा अपने आप में एक पूरे कल्चर, एक पूरी पहचान को समेटे हुए है। ये सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, ये लोगों की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ा आज के मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र काम कैसे करता है और आज़ादी के बाद इसकी इकोनॉमिक जर्नी कैसी रही है। तो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दो घर हैं, या कह लीजिए दो हाउसेज हैं। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। और दूसरा है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। ये सिस्टम केंद्र और राज्यों के बीच पावर का एक बैलेंस बनाए रखता है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। अंदाजा लगाइए, 1951 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $64 थी और आज ये बढ़कर करीब $2450 हो गई है। खासकर 90s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो ग्रोथ हुई उसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हाँ, ये सच है कि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, पर यह ग्रोथ स्टोरी भी अपने आप में कमाल की है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत को आज भी अपने पड़ोसियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ता है। और देश के अंदर देखें तो गरीबी, इनइक्वालिटी, भ्रष्टाचार और बढ़ता पोल्यूशन, ये कुछ बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिनसे निपटना जरूरी है। तो इतिहास, राजनीति और इकोनॉमी से हटकर अब बात करते हैं भारत की धड़कन की, उसकी कल्चर की। एक ऐसी संस्कृति जिसका रंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है।
जैसे कि हमारा सिनेमा, जिसे हम प्यार से बॉलीवुड कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में यहीं बनती हैं। दिवाली, होली और ईद जैसे त्योहार अब सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में मनाए जाते हैं। हमारा खाना, क्लासिकल डांस फॉर्म्स और हाँ, क्रिकेट के लिए जो जुनून है, वो तो कुछ और ही है। ये सब चीज़ें मिलकर भारत की एक रंगीन तस्वीर बनाती हैं। तो ये सब देखकर आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, इन सब के बावजूद वो कौन सी चीज है जो इस पूरे देश को एक धागे में पिरोकर रखती है? शायद इस सवाल का जवाब भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही खूबसूरत है जितना कि खुद भारत।